हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज योर ब्रांच अकाउंटिंग। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, टाइम कंज्यूम होगा। लगभग इसमें हम मान के चलते हैं 7 to 8 लेक्चर्स हमारे लग जाएंगे और चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा चीजें इसमें ज्यादा है। ठीक, चैप्टर बहुत आसान है, वेरी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा टेक्निकल लगता है बिकॉज ये लेंदी है, इसमें चीजें बहुत सारी है। ठीक, लेकिन ध्यान से सुनते जाना, बहुत मजा आएगा, आराम से समझा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। मेनली हमें 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। एक है आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच, एक है आपका डिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच ऑब्लिक हेड ऑफिस। फॉरेन ब्रांच, फॉरेन हेड ऑफिस, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। और एक आप पढ़ोगे मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसमें हम डालते हैं एक टॉपिक, दैट इज योर होलसेल ब्रांच। होलसेल ब्रांच, ठीक। ये 4 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच एंड फॉरेन एचओ एंड होलसेल ब्रांच। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखिए आप टॉपिक हमारा और हेडिंग दीजिए इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच, ओके जी। अब एक ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच कब कहलाएगी? एक ब्रांच इंडिपेंडेंट ब्रांच तब कहलाएगी अगर वो अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है। तो मान लो एक कंपनी है, उसकी एक ब्रांच है, ठीक। वो ब्रांच जो है वो अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब सर उसके कैश बुक अलग है, वो अपनी जर्नल एंट्रीज करती है, वो अपने लेजर मेंटेन करती है, वो अपनी बैलेंस शीट बनाती है, अपने पीएनएल अकाउंट बनाती है। तो वो क्या करती है, वो ब्रांच सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, तो दैट ब्रांच इज नोन एज इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है सर, जो ब्रांच अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही है, मतलब हेड ऑफिस ही सारा काम कर रहा है, वो ब्रांच सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही है। हाँ, डिटेल्स पूरी रख रही है वो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो कोई कैश बुक नहीं बना रही, कोई लेजर नहीं बना रही, कोई बैलेंस शीट पीएनएल नहीं बना रही। डिटेल्स पूरी रख रही है लेकिन कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रही है, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी? आपकी डिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगी। ठीक, अब देखो इंडिपेंडेंस यहां पर कैसे पता लगती है? इंडिपेंडेंस सिर्फ एक ही चीज से पता लगेगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हालांकि एचओ और ब्रांच ये सर लिंक्ड एंटिटी है, लेकिन अगर वो ब्रांच जो है अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, तो दैट ब्रांच इज नोन एज इंडिपेंडेंट ब्रांच। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट नहीं है, तो दैट ब्रांच इज नोन एज डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है जी, इतनी बातें लिखते हैं। लिखो ब्रांच is considered as independent if it has own set of books of accounts. Here independence means maintaining books of accounts and is not related to decision making। मतलब सर इस लाइन का मतलब हुआ कि यहां पर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? यहां पर इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से है। हालांकि डिसीजन मेकिंग तो सर हेड ऑफिस के हाथ में ही है, चाहे ब्रांच डिपेंडेंट हो चाहे ब्रांच इंडिपेंडेंट हो। डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन हेड ऑफिस लेगा। सर थोड़ा सा और इलेबोरेट करो। देखो
आप सबके बैंक अकाउंट्स है, आप सबने अपने बैंक अकाउंट खुलवा रखे होंगे, ठीक। जिस भी बैंक में आपने खुलवा रखा है अकाउंट, वो क्या कहलाएगी, वो एक ब्रांच है। वो एक क्या है, ब्रांच है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग फॉर एग्जांपल लक्ष्मी नगर में रहते हो, ठीक। तो लक्ष्मी नगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, तो वो क्या है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक क्या है, ब्रांच है, ठीक है जी। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि वो ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्या कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा। आपको उसके अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई साहब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट मेंटेन करते हो, मतलब आप अपनी कैश बुक बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट, पीएलएल, बैलेंस शीट, ये सब चीजें बना रहे हो। अगर अकाउंटेंट कहता है यस, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी, इंडिपेंडेंट कहलाएगी। अगर वो अकाउंटेंट कहता है नो, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी, आपकी डिपेंडेंट कहलाएगी। ओके जी। नाउ ये तो बात समझ में आती है। चाहे डिपेंडेंट ब्रांच हो चाहे इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, वो जो ब्रांच है उसके हाथ में इतनी डिसीजन मेकिंग होती नहीं है। सारे डिसीजन कौन लेगा, सारे डिसीजन जो एसबीआई का हेड ऑफिस है वहां पर लिए जाएंगे, ठीक। क्योंकि सर वही फंड रिइंबर्स करेगा, वही सारे काम करेगा, तो डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, हेड ऑफिस। आपने कई बार ये भी सुना होगा, बैंक में जब अकाउंट खोलते हो या बैंक में कोई भी काम होता है, तो कई बार बैंक में जो मैनेजर होता है या स्टाफ होता है वो क्या कहता है कि हेड ऑफिस से पूछना पड़ेगा या हेड ऑफिस से अप्रूवल आएगा तभी हम इस काम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि सर डिसीजन मेकिंग इज इन द हैंड्स ऑफ हेड ऑफिस वेदर द ब्रांच इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, ठीक। तो ये जो अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करिए वो क्या कहलाएगी, आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच, और जो अपने सेपरेट बुक्स नहीं बना रही उसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे। तो लिखो ब्रांच विच डू नॉट मेंटेन books of accounts are called डिपेंडेंट ब्रांच, ठीक। जो ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी डिपेंडेंट ब्रांच कहलाएगी। ओके। गोल्डन रूल, एक आपको गोल्डन रूल इस पूरे चैप्टर में हमेशा ध्यान रखना है। गोल्डन रूल अकाउंटिंग करते समय आपको क्या एक गोल्डन रूल ध्यान रखना है, वो गोल्डन रूल लिखो। ब्रांच इज कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी एंड हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को मैं एचओ लिखेंगे, आपको भी एचओ ही लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बार बार हेड ऑफिस वर्ड नहीं लिखना, एचओ लिख देना। एंड एचओ इज कंसिडर्ड another entity for accounting purpose. It means branch and HO are considered separate persons, ठीक है जी। क्या कहता है ये, वो कहता है सर ब्रांच एक सेपरेट एंटिटी है, हेड ऑफिस इज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक। किस लिए, सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम ब्रांच और हेड ऑफिस को दोनों को अलग अलग एंटिटी मान के चलेंगे। मतलब ब्रांच के बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी वो एक अलग है, हेड ऑफिस के बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी वो एक अलग है, सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए, ठीक। हमेशा आपको ब्रांच और हेड ऑफिस को क्या रखना है, ध्यान रख लेना सर, ब्रांच और हेड ऑफिस को आप हमेशा सेपरेट एंटिटी मानकर चलोगे फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इसको, इस पॉइंट को अपने दिमाग में फिट कर लो। कई बार सर ये पॉइंट की वजह से ही आपके दिमाग में क्वेरीज आएंगी, कंफ्यूजन आएंगी। क्यों, क्योंकि सर आप दोनों को सेपरेट नहीं मानोगे। तो आपको आंख बंद करके ये विश्वास कर लेना है सर कि ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंटिंग पर्पस के लिए सेपरेट एंटिटी माने जाएंगे, ठीक। ब्रांच की ट्रांजैक्शंस ब्रांच की बुक्स में अलग होंगी, हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस की बुक्स में अलग होंगी, ये ध्यान रखना, ठीक। ओके। अब सर थोड़ा सा और सब ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बताइए ब्रांचेस बनाई क्यों जाती है, ठीक। ब्रांचेस क्यों बनाई जाती है, सर ब्रांचेस बनाई जाती हैं फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ये नहीं लिखना आपको, ये सिर्फ समझना है। फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोग ब्रांचेस खोलते हैं, ठीक। अब हम बात कर रहे थे एक बैंक की, लेट से एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी बात कर रहे थे।
थोड़ा सा नॉलेज अगर आपको दी जाए, गूगल करके देखना, एसबीआई की टोटल ब्रांचेस कितनी है? एसबीआई की टोटल जो ब्रांचेस है वो है 24,900 ब्रांचेस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टोटल 24,900 ब्रांचेस है सर, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, एसबीआई की जो ब्रांचेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी है? 24,900 ब्रांचेस है। इसमें से जो 24,000 ब्रांचेस है वो तो इंडिया में है, और 900 ब्रांचेस कहां पर है? ये है आउटसाइड इंडिया में, अलग अलग कंट्रीज में, मतलब आउटसाइड इंडिया टोटल मिला के 900 ब्रांचेस है। यस सर। क्या सर एसबीआई बाहर भी है? यस सर, एसबीआई बाहर भी है। ठीक, जैसे फॉरेन बैंक इंडिया में है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडियन बैंक थोड़ी ना है, तो फॉरेन बैंक है। ठीक, फेडरल बैंक, ये सब क्या है? फॉरेन बैंकिंग है। डस्ट बैंक, ये सब क्या है? फॉरेन बैंक है। तो फॉरेन बैंक भी इंडिया में, तो ऐसे इंडियन बैंक भी फॉरेन में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट्स अ, इसकी जो ब्रांचेस है वो आउटसाइड इंडिया भी है। तो टोटल 24,900 ब्रांचेस में 24,000 इंडिया में है और 900 ब्रांचेस क्या है? आउटसाइड इंडिया में। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? सर इसका हेड ऑफिस लोकेटेड है दिल्ली में, पार्लियामेंट स्ट्रीट। दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट है एक एरिया। ठीक, वहां पर इसका क्या है? हेड ऑफिस है। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर आपको अकाउंट खुलवाना होता है एसबीआई में, ठीक, अगर मान लो एसबीआई की ब्रांचेस नहीं होती, आपके एरिया में ब्रांचेस नहीं होती, तो आप बार बार क्या करते? पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जाते। क्या ये जाना हर किसी के लिए जाना पॉसिबल है? हर किसी के लिए जाना पॉसिबल नहीं है। तो एसबीआई तो ऐसे ग्रो ही नहीं कर पाता, एसबीआई तो ऐसे ग्रो नहीं कर पाता। तो एसबीआई ने बोला कि आप कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर कस्टमर लोकेटेड है हम वहां पर खुद आएंगे। बिजनेस ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कस्टमर को आपके पास ना आना पड़े, आप खुद कस्टमर के पास चले जाओ, आप खुद कस्टमर के पास चले जाओ। तो ये क्या होता है? ये एक एक्सपेंशन करने का तरीका है। तो ब्रांचेस खोलना क्या ऑब्जेक्टिव है ब्रांचेस खोलने का? सब ब्रांचेस खोलना मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करना। ठीक, तो यहां पर कई सारी कंपनीज का आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक जी, तो थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई ब्रांचेस के बारे में। यस सर, इंडिपेंडेंट ब्रांच हमने स्टार्ट किया। ओके, इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब जो अपनी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है। ठीक है जी, अब लिखो कुछ जर्नल एंट्रीज। कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो आपकी कई बार यूज होंगी, तो उसको मैं पहले लिखवा देता हूं, जो आपकी कई बार यूज होने वाली एंट्रीज हैं। ट्रांजैक्शन, एचओ, ब्रांच। लिखो भाई, पहली ट्रांजैक्शन। ठीक, ध्यान रखना एंट्री करते समय ब्रांच अलग है, हेड ऑफिस अलग है। ठीक, गुड्स परचेज्ड बाय हेड ऑफिस, गुड्स परचेज बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने गुड्स खरीदे, हेड ऑफिस ने गुड्स खरीदे, तो बताओ एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में क्या डालेगी? अगर हेड ऑफिस ने गुड्स खरीदे हैं तो हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री क्या डालेगी? सर हेड ऑफिस एंट्री डालेगी परचेज डेबिट टू कैश या क्रेडिटर्स। कैश परचेज है तो कैश, और क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स। इसकी एंट्री, इस गुड्स परचेज करने की एंट्री ब्रांच क्या डालेगी? हेड ऑफिस ने गुड्स खरीदे हैं, उसकी एंट्री ब्रांच क्या डालेगी? सोचो, हेड ऑफिस ने गुड्स खरीदे हैं तो उसकी एंट्री ब्रांच क्या डालेगी? सब ब्रांच तो कोई एंट्री नहीं डालेगी। ब्रांच को क्या मतलब है? हेड ऑफिस ने जो भी गुड्स खरीदे उससे ब्रांच को तो कोई लेना देना ही नहीं है, नो एंट्री। अब मान के चलो सर हेड ऑफिस एक अलग व्यक्ति है, ब्रांच एक अलग व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति ने गुड्स खरीदे उससे दूसरे को क्या फर्क पड़ता है? कोई एंट्री नहीं। जहां भी आप ये सोचोगे ना कि ये रिलेटेड है, ये जुड़े हुए हैं, कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। ठीक, तो आपको क्या सोचना है? हेड ऑफिस अलग है, ब्रांच अलग है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच, गुड्स परचेज बाय ब्रांच। ब्रांच ने गुड्स खरीदे, ब्रांच ने गुड्स खरीदे, ब्रांच ने गुड्स खरीदे, तो सर ब्रांच की परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर्स। इसकी एंट्री हेड ऑफिस क्या डालेगा? अगर ब्रांच ने कुछ खरीदे हैं, एक पर्सन ने कुछ खरीदे हैं, तो दूसरे पर्सन को क्या लेना देना? नो एंट्री। अब पता कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन होती है सर
अगर ब्रांच ने गुड्स खरीदे तो पैसा कहां से आएगा? पैसा तो हेड ऑफिस देगा। वो पैसा देने की एंट्री अलग होती है। सोच, अगर आप ये चीज सोच रहे हो तो बिल्कुल वैलिड चीज सोच रहे हो कि सर अगर मान लो मेरी ब्रांच ने कोई गुड्स खरीदे हैं तो मेरी ब्रांच के पास पैसा तो मैं ही दूंगा ना, तो मैं पैसे देने की एंट्री अलग करूंगा। मैं पैसे देने की एंट्री करूंगा और ब्रांच पैसे लेने की एंट्री करेगी, वो अलग एंट्री है। ठीक, अभी मैंने क्या बोला कि सर ब्रांच ने गुड्स खरीदे, उसकी एंट्री में हेड ऑफिस कुछ नहीं डालूंगा। तो हम कोशिश करेंगे यही डालेंगे, आप ब्रांचेस हो और मैं हेड ऑफिस हूं। इस तरीके से हम आगे डिस्कशन अपनी बढ़ाएंगे, आप ब्रांच हो मैं हेड ऑफिस हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री, रेंट पेड बाय ब्रांच। जिस बिल्डिंग में आप हो, आप ब्रांच हो मैं हेड ऑफिस हूं, ध्यान रखना आप ब्रांच हो मैं हेड ऑफिस हूं। ठीक, जिस बिल्डिंग में आपने ऑफिस बना रखा है उसका रेंट आपने पे कर दिया, आपने उस बिल्डिंग का रेंट पे कर दिया, तो आप क्या एंट्री डालोगे? सर आप तो यही एंट्री डालोगे ना, रेंट टू कैश। आपने रेंट पे किया तो आप एंट्री डालोगे रेंट टू कैश। क्या उसकी एंट्री मैं कुछ डालूंगा? क्या उस जो आपने रेंट पे किया क्या उसकी एंट्री मैं कुछ डालूंगा? मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, आपने अपना रेंट पे किया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप उससे पैसे मांगोगे फिर वही बात आती है, सर पैसे मांगोगे, पैसे मांगने की एंट्री अलग होगी। ठीक, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। ठीक है जी। फोर्थ, गुड्स ट्रांसफर्ड टू ब्रांच बाय एचओ। ठीक है जी, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेल कर दिए, ये ट्रांसफर बोल लो। ठीक, कॉस्ट थी 1 लाख रुपए की, ट्रांसफर फॉर 1,10,000। देखो इस चीज से आप बड़ी अच्छे से वाकिफ हो गए, ये जो कॉस्ट 1 लाख है, ट्रांसफर फॉर 1,10,000, ये आपने बड़ी कई बार ये चीज सुनी होगी, कंसाइनमेंट में सुना होगा, डिपार्टमेंटल में सुना होगा। ठीक, कि सर 1 लाख के गुड्स थे, मान लो मैं हेड ऑफिस आप ब्रांच, मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर करे, 1 लाख के गुड्स मैंने आपको 1,10,000 पे ट्रांसफर करे, मतलब 10,000 का प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करे, आईपी बोलते हैं उसे, आईपी पे ट्रांसफर करे। ठीक, क्या एंट्री डलेगी? सर मैं जो हेड ऑफिस हूं मैं एक तरीके से आपको सेल कर रहा हूं और आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में सेल परचेज नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हो, एक्चुअली में सेल परचेज नहीं है। एक्चुअली में मेरे लिए सेल कब होगी, हेड ऑफिस के लिए सेल कब होगी? जब ब्रांच कस्टमर को वो सामान बेच देगी, जब ब्रांच क्या करेगी, वो सामान कस्टमर को बेच देगी। अगर याद हो तो डिपार्टमेंटल कंसाइनमेंट इसी चीज से रिलेटेड थे वो, कि अगर मैंने आपको कुछ गुड्स ट्रांसफर करे, चाहे मैंने उसमें 10,000 का प्रॉफिट क्यों ना जोड़ रखा हो, जब तक आप वो सामान बेचोगे नहीं तब तक वो जो प्रॉफिट है वो रियलाइज नहीं कहलाएगा, वो अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाएगा, स्टॉक रिजर्व जिसे बोलते हैं। ठीक, करेंगे इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, स्टॉक रिजर्व अनरियलाइज प्रॉफिट। तो बताइए, जब मैंने आपको गुड्स ट्रांसफर करे तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? मैं आपको डेबिटर बना लूंगा, तो मैं एंट्री डालूंगा ब्रांच डेबिट टू सेल्स ना लिख के मैं एक अकाउंट खोल दूंगा जिसका नाम दूंगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने से एंट्री डालूंगा, कितने से एंट्री डालूंगा? सर ये एंट्री में डालूंगा 1,10,000 से, इस अमाउंट से एंट्री डालूंगा 1,10,000 से। ठीक है जी, आप क्या एंट्री डालोगे? आपको गुड्स मिल गए तो आप बोलोगे सर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू हेड ऑफिस 1,10,000। ठीक, नेक्स्ट, कैश सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। अब खर्चे वर्चे करने के लिए मैंने आपको कैश भेजा, खर्चे वर्चे करने के लिए मैंने आपको कैश भेज दिया, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? मैं एंट्री डालूंगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, आपको डेबिट करूंगा टू कैश। और आप क्या एंट्री डालोगे? आप बोलोगे कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। ठीक है जी, और कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ। अब मैंने ब्रांच को बोला कि भाई साहब पूरे साल में जितनी भी सेल करी है
खर्चे वर्चे काट लो और जो भी कैश बनता है वो मुझे ट्रांसफर कर दो। यही करूंगा मैं। भाई आप मेरी ब्रांचेस हो, ठीक, मैंने आपको क्या बोला कि भाई पूरे साल में जितनी भी सेल करी है, जितना भी कैश कलेक्ट करा है, जो भी आपके खर्चे है वो काट लो, पैसा बाकी मुझे भेज दो। उसको बोलते हैं कैश रेमिट करना। तो जब आप मुझे कैश भेजोगे, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, मुझे कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो कैश इंक्लूड्स चेक ऑल्सो, ठीक, तो चेक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है। कैश डेबिट टू ब्रांच। एंड आप क्या एंट्री डालोगे, आप पेमेंट करोगे तो आप एंट्री डालोगे HO टू कैश। ठीक है जी, आई होप आप समझ पा रहे हो एंट्रीज। तो ये एंट्री कैसे समझनी है, ये एंट्री आप तभी समझ पाओगे जब आप दोनों पर्सन को सेपरेट मानोगे। ब्रांच एंड HO आर सेपरेट पर्संस फॉर अकाउंटिंग पर्पस ओनली, सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट परचेज्ड बाय हेड ऑफिस। फिक्स्ड एसेट परचेज बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने फिक्स एसेट खरीदे, मशीनरी खरीदी हेड ऑफिस ने, मैंने मशीनरी खरीदी, तो मैं मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या डालूंगा, मैं बोलूंगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश या जो भी है, ठीक। आप क्या एंट्री डालोगे, मैंने मशीनरी खरीदी, आप क्या एंट्री डालोगे, मैंने मशीनरी परचेज करी, आप क्या एंट्री डालोगे, आप तो कोई एंट्री नहीं डालोगे। आपको क्या मतलब, मैंने मशीनरी खरीदी, आपको तो कोई मतलब नहीं, नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक, ओके। और देखो, डेटर्स ऑफ ब्रांच ₹10,000 कलेक्टेड बाय HO। दिमाग लगेगा इस एंट्री पे, दिमाग लगाना। आपकी इस चैप्टर से अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अकाउंटिंग। डेटर्स ऑफ ब्रांच 10,000 कलेक्टेड बाय HO। आपके डेटर्स, आपके जो डेटर्स थे वो मुझे 10,000 रुपए देकर चले गए, आपके डेटर्स मुझे 10,000 रुपए देकर चले गए, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, मेरे पास कैश आ रहा है तो मैं एंट्री डालूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या क्या करूं, क्रेडिट किसे करूं, आपके डेटर मुझे 10,000 देके चले गए, तो मैंने, मेरे पास कैश आ रहा है, मैंने कैश डेबिट करा, क्या मैं डेटर्स को क्रेडिट करूं, आंसर इज नो। मेरे डेटर्स थोड़ी ना, वो तो आपके डेटर्स हैं। तो एक तरीके से यही तो हुआ कि डेटर ने मुझे कैश दिए, अब ये कैश मैं आपको दूंगा, तो मैं आपको अपना क्या बना लूंगा, क्रेडिटर तो बना लूंगा, कि ये जो 10,000 रुपए, ये आपके जो 10,000 रुपए थे ये मेरे पास आ गए, तो ये 10,000 रुपए पे हक किसका है, आपका है, तो मैं आपको क्या बना लूंगा, अपने एक लाइबिलिटी बना लूंगा, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, कैश डेबिट टू ब्रांच। ठीक, आप क्या एंट्री डालोगे, आप बोलोगे कि ये 10,000 रुपए मुझे हेड ऑफिस से लेने हैं, तो आप मुझे अपना डेटर बनाओगे हेड ऑफिस डेबिट, और आप बोलोगे कि मेरे डेटर्स खत्म हो गए 10,000 के, HO टू डेटर्स। आई बात समझ में, आई बात समझ में। क्योंकि ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, इसलिए मैंने ये दो एंट्री को क्या करा, तोड़ दिया। अगर ये एक ही एंटिटी होती तो बात वही बनती, कैश टू डेटर्स, डेटर से पैसा आ गया, समझ रहे हो, ठीक। 9th, फिक्स एसेट्स ऑफ HO ट्रांसफर टू ब्रांच। ब्रांच ने क्या करा, ब्रांच ने क्या, सॉरी, हेड ऑफिस ने क्या करा, अपनी मशीनरी ब्रांच को ट्रांसफर कर दी। हेड ऑफिस ने क्या करा, अपनी एक मशीनरी जो थी वो ब्रांच को ट्रांसफर कर दी, ब्रांच को दे दी। हेड ऑफिस ने क्या करा, अपनी एक मशीनरी ब्रांच को दे दी, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री डालेगा, हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच के पास गई मशीनरी तो ब्रांच डेबिट, और मशीनरी चली गई तो मशीनरी क्रेडिट टू फिक्स एसेट, ब्रांच टू फिक्स एसेट। और ब्रांच एंट्री क्या डालेगी, ब्रांच बोलेगी मशीनरी आ गई, फिक्स एसेट डेबिट कहां से आई, HO से आई, तो फिक्स एसेट टू HO, ठीक। डेप्रीसिएशन ऑन सच फिक्स एसेट्स, बताओ भाई, डेप्रीसिएशन ऑन सच फिक्स एसेट्स, ये जो एसेट ट्रांसफर करे थे इनके ऊपर डेप्रीसिएशन,
ये जो मैंने आपको मशीनरी दी थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, मैंने आपको मशीनरी दे दी तो क्या मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? सर मेरे यहां से तो मशीनरी चलेगी, मैं थोड़ी ना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, नो एंट्री मेरे लिए। तो डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? आप लगाओगे ना। तो आप क्या बोलोगे? आपके लिए एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आ जाएगा, आप बोलोगे डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट्स। बोलो भाई, इतनी बातें आपको समझ में आती है? ये एक बहुत बेसिक एंट्रीज हैं जो आपको दोनों में फर्क समझा देंगी। आई होप आपको इन एंट्री से ब्रांच और एचओ में फर्क पता लगा होगा थोड़ा थोड़ा। क्लियर है इतनी बात? ओके चलो, अब इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमें कौन सा टॉपिक देखना है? इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमें पढ़ना क्या है? तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में आपको देखना है सर, पहला टॉपिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब देखो, डिपेंडेंट ब्रांच हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच हो तो उसमें एक दिक्कत है। जैसे मैंने वो एसबीआई का एग्जांपल लिया था, तो एसबीआई की जो मोस्टली ब्रांचेस है, मोस्टली क्या, सारी ब्रांचेस क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, सब अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है। अब आप एसबीआई का शेयर खरीदना चाहते हो, अब आप क्या करना चाहते हो सर? एसबीआई का शेयर खरीदना चाहते हो, ठीक है जी। नाउ यू वांट टू नो कि सर एसबीआई कितना प्रॉफिट कमा रही है, एसबीआई कितना प्रॉफिट कमा रही है? क्या एक ही हेड ऑफिस के यहां से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? नहीं सर, अलग अलग ब्रांचेस में भी तो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो अगर मैं आपको, यू एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर, अगर मैं आपको एक काम करूं, 24,900 बैलेंस शीट दे दूं, मैं बोलूं ये लो 24,900 बैलेंस शीट, इनको स्टडी करते रहो, क्या आप डिसीजन ले पाओगे? क्या आप डिसीजन ले पाओगे? मैंने क्या करा, एसबीआई की जितनी भी ब्रांचेस थी इंक्लूडिंग हेड ऑफिस, मैंने सबका क्या करा, आपको बैलेंस शीट पकड़ा दी, मैंने बोला स्टडी कर लो और अपना डिसीजन ले लो, खरीदना है नहीं खरीदना। क्या आप डिसीजन ले पाओगे? आंसर इज नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 24,900 कैसे बैलेंस शीट पढ़ोगे आप? तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो सर एक ही बैलेंस शीट मुझे मिल जाए जिसमें सारी ब्रांच क्या हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसे हम? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसमें क्या होगा सर, एक ही हेड ऑफिस की आपको बैलेंस शीट मिलेगी जिसमें सारी ब्रांचेस क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। एक ही बैलेंस शीट में आपको पता लग जाएगा भाई फाइनली टोटल कितना प्रॉफिट है, क्या इनका लायबिलिटीज है, क्या इनके एसेट्स है। डिसीजन लेने में आपको काफी आसानी इससे हो जाएगी। ठीक, तो हमें यहां पर क्या सीखना है सर, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के अकाउंट्स, यानी कि जो हेड ऑफिस के अकाउंट्स हैं उसमें ब्रांच के अकाउंट्स को किस तरीके से आप जोड़ोगे, और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे आप लोग तैयार करके चलोगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हमें स्टेप्स देख रहे हैं। ठीक, अगर डिपेंडेंट होता तो डिपेंडेंट में दिक्कत आती ही नहीं, क्यों? क्योंकि सर डिपेंडेंट ब्रांच में तो सारे अकाउंट्स एक ही जगह पर बन रहे हैं, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक ही जगह पर बन रहे हैं, तो आराम से डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट में पंगा है, क्योंकि सर हर ब्रांच अपने अलग अलग अकाउंट्स बना रही है, सबके अलग अलग रिजल्ट्स हैं, तो वहां पर स्टडी करना मुश्किल है, इसलिए आप क्या करोगे, इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दोगे। अब बात यह आती है सर, फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच होती ही क्यों है? जब एट द एंड जाके इनकॉर्पोरेट ही होना है तो बेटर यही रहेगा ना, डिपेंडेंट बना लो। नहीं सर, हर ब्रांच अपना लेवल ऑफ प्रॉफिट देखना चाहती है, और कंपनी के लिए भी आसानी हो जाती है कि भाई कौन सी ब्रांच में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कौन सी ब्रांच में कम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कौन सी ब्रांच में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इस ब्रांच को शट डाउन कर दिया जाए, या जहां पर कोई किसी चीज की नीड ज्यादा है तो उस ब्रांच में वो चीज को सप्लाई कर दिया जाए, अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है। तो ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज की इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ही होती हैं, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करने में इंडिपेंडेंट ब्रांच ज्यादा मदद करती है, डिपेंडेंट ब्रांच इतनी नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ही होती है प्रैक्टिकली। क्लियर है? तो आपको क्या करना है सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंट्स करना है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। लिखना शुरू करो स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड फॉर incorporation of final accounts. Step number 1, reconcile HO and
branch balances in रिस्पेक्टिव बुक्स, पहले आप नोट डाउन कर लो सारा, फिर एक एक पॉइंट को समझेंगे. Reconcile HO and branch balances in respective books. Entry should be journalized where reconciliation is required. Generally, reconciliation is required for goods in transit or cash in transit. Goods in transit or cash in transit. Step 2. Prepare final accounts in the books of branch after effects of reconciliation. आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ रिकंसिलिएशन आप ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाओगे. नोट, क्लोजिंग स्टॉक may be missing for which stock account should be prepared. Closing stock may be missing for which stock account should be prepared. स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा? स्टॉक अकाउंट at cost to branch. To opening stock to goods received from HO by sales at cost by shortage at cost by balance. बैलेंस शीट बोल दो या क्लोजिंग स्टॉक बोल दो. ये क्या निकल आएगा आपका? बाय क्लोजिंग स्टॉक. बैलेंसिंग फिगर है ये. ठीक, ये 2 स्टेप्स हो गए आपके. आगे लिखो स्टेप नंबर 3. एक मिनट, अब लिखो स्टेप नंबर 3. प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L account for HO after considering effects of reconciliation. Note, closing stock
may be missing, for which stock account should be prepared at cost to HO. ठीक. Step 4, prepare consolidated balance sheet of HO and branch. For this purpose, following entries are generalized. For this purpose, following entries are generalized. Books of HO. HO की बुक्स में क्या क्या एंट्री डालेंगी? HO क्या करेगा? HO सारे एसेट्स लायबिलिटीज को टेक ओवर करेगा, ब्रांच के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को वो क्या करेगा? मर्ज करेगा अपने साथ. तो उसके लिए एंट्री क्या डलेगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, being assets incorporated. Second, liability incorporate करेगा, that is branch account debit to sundry liability, being liability incorporated. Third, प्रॉफिट और लॉस इनकॉर्पोरेट करेगा, दैट इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट इनकॉर्पोरेटेड. बीइंग प्रॉफिट इनकॉर्पोरेटेड. अगर लॉस होगा तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, P&L टू ब्रांच हो जाएगी, उल्टी एंट्री डाली जाएगी बस. ये तो थी HO की बुक्स में. अगर आप ब्रांच की बुक्स में एंट्री डालोगे, तो ऊपर जो भी एंट्री करी है वो सब एंट्री रिवर्स हो जाएंगी, वो सारी उल्टी एंट्री डल जाएंगी इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. तो पहली एंट्री क्या डलेगी? अगर मान लो एसेट्स को इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो एसेट जा रहे हैं, तो HO अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, लायबिलिटीज जा रही हैं, सन्ड्री लायबिलिटी टू HO, प्रॉफिट जा रहा है, वो जा रहा है P&L अकाउंट डेबिट टू HO. ठीक. ओके. नेक्स्ट, नोट. If question requires full incorporation or incorporation of trial balance, then थर्ड एंट्री जो प्रॉफिट वाली एंट्री थी, देन थर्ड एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड. प्रॉफिट की एंट्री नहीं करोगे, इंस्टेड सारे इनकम और एक्सपेंस को इनकॉर्पोरेट करोगे. इंस्टेड इनकम एंड एक्सपेंस आर इनकॉर्पोरेटेड. सर ये क्या है? अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या लिख रहा है, सिर्फ लिख लो. करेंगे एक एक स्टेप को धीरे धीरे करके समझेंगे.
note. In next year, HO and branch apply reverse incorporation. Note. If there is any closing stock or goods in transit which are at IP, then unrealized profit is eliminated. अनरियलाइज प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड. ठीक है, इसकी एंट्री क्या डालेगी अनरियलाइज प्रॉफिट हटाने की? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट. Being provision made, second, such provision is cancelled. Such provision is cancelled next year. Such provision is cancelled next year. इसकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर यूपी टू P&L अकाउंट. These entries are journalized by HO only. These entries are journalized by HO only. Note. Loss is also incorporated. ऊपर बोल दिया था मैंने कि लॉस भी इनकॉर्पोरेट करोगे. जो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री नंबर 3 लिखा है उसी की उल्टी एंट्री डलेगी. लॉस भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. नोट. समटाइम्स for increasing control over branch, fixed assets are given to branch, but its accounts are maintained by HO. वो कह रहे कई बार ब्रांच HO ने क्या करा, ब्रांच को एसेट तो दे दिया लेकिन उस एसेट की अकाउंटिंग कौन कर रहा है? HO ही कर रहा है. ठीक है. इन सच केस depreciation is charged as follows. अब देखो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा. डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होगा? HO क्या एंट्री डालेगा? HO एंट्री डालेगा ब्रांच टू फिक्स एसेट. उसके फिक्स एसेट कम हो गए लेकिन वो डेप्रिसिएशन का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेगा. खर्चा कौन रिकॉर्ड करेगा? जो एक्चुअली में यूज कर रहा है. एक्चुअली में कौन यूज कर रहा है उस एसेट को? ब्रांच यूज कर रहा है. तो ब्रांच का एंट्री डालेगा, ब्रांच खर्चा रिकॉर्ड करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट तो है ही नहीं उसके पास, टू HO. ठीक. बीइंग assets
depreciated being debtion charged। ठीक है, नोट sometimes HO incurs expense for branch। कई बार ब्रांच का खर्चा HO इनकर करता है, तो एंट्री क्या बनेगी, HO की एंट्री डालेगा। मान लो ब्रांच का रेंट HO ने पे कर दिया, ब्रांच का रेंट HO ने पे कर दिया, तो HO एंट्री डालेगा ब्रांच टू कैश। और ब्रांच का एंट्री डालेगा एक्सपेंस टू HO। ठीक, चलो इतनी बातें अभी लिखी है हमने और इतनी बातों को समझेंगे। करें डिस्कस। यस, समझो जी क्या चीज है ये। देखो हमें करना है सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एंड HO। ब्रांच के अकाउंट्स को हम HO के साथ क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। उसका एक प्रोसेस है, उसका क्या है प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1, अभी मैं आपको थोड़ा रफली ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ब्रांच का ट्रायल उठाना है और HO का ट्रायल उठाना है और दोनों के आपसी बैलेंसेस को रिकंसाइल करना है। दोनों के आपसी बैलेंसेस को क्या करना है, रिकंसाइल करना है। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, आपको ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं। ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनाओगे और ब्रांच की बैलेंस शीट बनाओगे। स्टेप नंबर 3, आप हेड ऑफिस का ट्रेडिंग पीएल बनाओगे। और स्टेप नंबर 4 क्या करोगे, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे। सर हेड ऑफिस का बैलेंस शीट अलग से बनाने की जरूरत है, हेड ऑफिस की बैलेंस शीट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपने हेड ऑफिस की बैलेंस शीट भी दिखा देनी है और जो ब्रांच की बैलेंस शीट पहले बनाई है उसको भी इसी के साथ क्या करना है, आपको मर्ज कर देना। ठीक है, स्टेप समझ में आया। सबसे पहले दोनों ब्रांच और HO को उठा लो, उनके ट्रायल को उठा लो, उनके ट्रायल में बैलेंसेस को क्या करो, टैली करो कि टैली हो रहे हैं या नहीं, बैलेंसेस मैच हो रहे हैं या नहीं। स्टेप नंबर 2 में आपने ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स तैयार करे, पीएल बनाया, ट्रेडिंग पीएल बनाया और उसकी बैलेंस शीट बना दी। ठीक है, फिर HO पे आ जाओ, HO का ट्रेडिंग पीएल बनाया, फिर HO की अलग से बैलेंस शीट नहीं बनानी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ क्योंकि HO वही बनाएगा। फिर HO के सारे बैलेंसेस उसमें आएंगे, प्लस ब्रांच की जो बैलेंस शीट है वो उसके साथ मर्ज कर दी जाएगी। इतना काम आपको करना है, लेकिन इतना काम करने के लिए हमें ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक, तो आ जाओ जी सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, वो कहता है रिकंसाइल HO एंड ब्रांच बैलेंस इन द रिस्पेक्टिव बुक्स। एंट्री शुड बी जर्नलाइज्ड वेयर रिकंसिलिएशन इज रिक्वायर्ड। जर्नली रिकंसिलिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। सर ये क्या पॉइंट है, इसको देखते हैं। देखो देखो जी, कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। पहली ट्रांजेक्शन है कैश सेंट बाय HO टू ब्रांच, 1 लाख रुपए। ठीक है, कैश सेंट बाय HO टू ब्रांच 1 लाख रुपए। HO ने ब्रांच को 1 लाख रुपए का कैश भेज दिया, HO ने ब्रांच को 1 लाख रुपए का कैश सेंड कर दिया। ठीक है जी। HO इसकी एंट्री क्या डालेगा, हेड ऑफिस इसकी एंट्री क्या डालेगा, सर हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा है तो हेड ऑफिस एंट्री डालेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। नॉर्मल एंट्री है 1 लाख। और ब्रांच ने ये कैश रिसीव किया तो ब्रांच एंट्री क्या डालेगा, ब्रांच एंट्री डालेगा HO डेबिट टू कैश, ओ सॉरी, ब्रांच एंट्री डालेगा कैश टू HO, कैश अकाउंट डेबिट टू HO, 1 लाख। ओके ठीक है जी। सेकेंड एंट्री, ये पहली एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री गुड्स
sent by HO to branch ₹1,10,000। हेड ऑफिस ने क्या करा, ब्रांच को 1,10,000 रुपए का सामान सेंड कर दिया। तो हेड ऑफिस इसकी एंट्री क्या डालेगा, एचओ का एंट्री डालेगा। सर एचओ एंट्री डालेगा ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, $110। एंड ब्रांच इसकी एंट्री क्या डालेगा, ब्रांच इसको रिकॉर्ड करेगा गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू एचओ 1,10। ओके, अब मुझे बताओ, मुझे इसकी बताओ, क्या इतनी चीज से आप दोनों के ट्रायल बना सकते हो? ट्रायल बैलेंस बनाओ, एचओ का ट्रायल बैलेंस बनाओ और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बनाओ। इसके अंदर सिर्फ इनके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स बता दो, ठीक। मतलब एचओ के ट्रायल में आप ब्रांच का बैलेंस बता दो और ब्रांच के ट्रायल में एचओ का बैलेंस बता दो। देखो अकाउंटिंग चाहिए, अकाउंटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। एचओ के ट्रायल में ब्रांच का बैलेंस कैसे बताओगे? सर देखो एचओ का ट्रायल बना रहा हूं तो 1 लाख रुपए से ब्रांच यहां डेबिट हुआ, एचओ की बात कर रहा हूं तो क्या पकड़ोगे सर, ये लो एचओ की बात कर रहा हूं तो 1 लाख से यहां डेबिट हुआ, ठीक। दूसरी एंट्री में एचओ के ट्रायल में ब्रांच 1,10,000 से डेबिट हुआ, यानी कि एचओ की बुक्स में, एचओ के ट्रायल में ब्रांच कितने से शो करोगे? सर ब्रांच का 2,10,000 रुपए का डेबिट बैलेंस आ रहा है। इट मींस कि सर एचओ को ब्रांच से 2,10,000 रुपए लेने हैं, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर एचओ को ब्रांच से 2,10,000 रुपए लेने हैं, इसका उल्टा इफेक्ट क्या होगा, इसका ऑपोजिट इफेक्ट क्या होगा कि सर ब्रांच की बुक्स में आना चाहिए एचओ 2,10,000 रुपए से क्रेडिटर आना चाहिए। जब एचओ की बुक्स में ब्रांच 2,10,000 से डेटर आ रहा है तो ब्रांच की बुक्स में एचओ 2,10,000 से क्रेडिटर आना चाहिए, तभी तो दोनों चीजें मैच करेंगी। ये सुनो, अब वही एग्जांपल लेते हैं। मुझे आपसे 2,10,000 रुपए लेने हैं तो मैंने अपने ट्रायल में आपको 2,10,000 रुपए से डेटर दिखा दिया, तो आपकी बुक्स में मैं क्या आ रहा हूंगा, आपकी बुक्स में मैं 2,10,000 से क्रेडिटर ही तो आ रहा हूंगा। चेक करो आ रहा हूं या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो ब्रांच की बुक्स में एक तो एचओ 1 लाख से क्रेडिट हुआ, अगली एंट्री में ब्रांच की बुक्स में एचओ 1,10,000 से क्रेडिट हुआ। यस सर, इट मींस ब्रांच की बुक्स में एचओ 2,10,000 से क्रेडिटर आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको चेक करना है कि ये दोनों बैलेंसेस जो हैं ये मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैच कैसे होंगे, एक तो अमाउंट मैच होना चाहिए और ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए, तभी तो ये दोनों बैलेंसेस मैच होंगे। अगर एचओ की बुक्स में ब्रांच 2,10 से डेबिट आ रहा है तो ब्रांच की बुक्स में एचओ 2,10 से क्रेडिट आना चाहिए, तभी तो ये बैलेंसेस मैच है, तभी तो ये बैलेंसेस मैच है, ठीक। अगर ये बैलेंस मैच है आपके, तब आप अगले स्टेप पे जा सकते हो, तब आप अगले स्टेप पे जा सकते हो। तो पहला स्टेप क्या है आपका कि आपको दोनों ट्रायल में, मतलब दोनों के इंटर बैलेंसेस को, आपसी बैलेंसेस को क्या करना है, मैच करना है कि टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिकंसिलेशन है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, ठीक। तो अब इसके आगे ही कंटिन्यू करते हैं। थर्ड एंट्री लिखो सॉरी, थर्ड एंट्री लिखो, गुड्स सेंट but not received by branch 15,000, ठीक है जी। वो कह रहा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को 15,000 रुपए का सामान भेज दिया, सेंड कर दिया, लेकिन ब्रांच को अभी वो रिसीव नहीं हुआ। हेड ऑफिस इसकी एंट्री क्या डालेगा, एचओ इसकी एंट्री क्या डालेगा, एचओ ने तो सर कुछ भेज दिए, एचओ ने तो कुछ सेंड कर दिए, तो एचओ एंट्री क्या डालेगा, एचओ एंट्री डालेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट, $15,000। ब्रांच इसकी एंट्री क्या डालेगा, ब्रांच को भी गुड्स रिसीव नहीं हुए, हेड ऑफिस ने भेज दिए, हेड ऑफिस ने इसकी एंट्री डाल दी, लेकिन ब्रांच को अभी ये गुड्स नहीं मिले, तो ब्रांच इसकी एंट्री क्या डालेगा, सोचो ना।
हेड ऑफिस ने ये गुड्स सेंड कर दिए ब्रांच को, लेकिन ब्रांच को अभी नहीं मिले, तो ब्रांच इसकी एंट्री क्या डालेगा? सर ब्रांच तो कोई एंट्री नहीं डालेगा, नो एंट्री। जब ब्रांच के पास कुछ पहुंचा ही नहीं तो वो एंट्री कैसे डाल सकता है? नो एंट्री। ठीक है जी, अब आ जाओ, दोबारा ट्रायल बनाओ, HOTB, ब्रांच टीबी, HOTB एंड ब्रांच टीबी। अब बताओ, उसी में कंटिन्यू करते हैं। देखो, हेड ऑफिस में आ रहा था ब्रांच 210 से डेबिट, और एक एंट्री ये और डाल दी 15,000 की, तो एचओ के पास ब्रांच क्या आ गया? एचओ के पास सर ब्रांच आ गया 2,25,000 से डेबिट। ठीक, और ब्रांच की बुक्स में, ब्रांच में एचओ 210 से क्रेडिट था, लेकिन ब्रांच ने आगे कोई एंट्री नहीं डाली, तो ब्रांच की बुक्स में एचओ आ रहा है 2,10,000 से क्रेडिट। ठीक, अब गड़बड़ी होगी। अब जब आप इनकॉर्पोरेशन करने लगे तो आपको पता लगा कि सर एचओ और ब्रांच जो है उनके ट्रायल आपने उठा लिए, इंटर बैलेंसेस को मैच करा, और आपको पता लगा सर बैलेंसेस तो मैच नहीं हो रहे, बैलेंसेस तो मैच नहीं हो रहे, मेल नहीं खा रहे। अब क्या करूं? अब आपका ये रिकंसिलेशन बन जाएगी। और रिकंसिलेशन कहां पर होती है सर? जहां पर डिफरेंस है। डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस ब्रांच की बुक्स में। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपको पता लगा कि सर डिफरेंस है, डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि एचओ ने गुड सेंड कर दिए थे ब्रांच को, जो कि ब्रांच को रिसीव नहीं हुए। अब क्या करें? अब ब्रांच बोलेगी कि सर मेरे पास तो गुड्स पहुंचे ही नहीं है, तो ब्रांच बोलेगी कि ये कहलाएंगे मेरे गुड्स इन ट्रांजिट। ये क्या कहलाएंगे? मेरे गुड्स इन ट्रांजिट। तो वो एक एंट्री रिकॉर्ड करेगी, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ 15,000। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से ब्रांच की बुक्स में, ऐसा करने से ब्रांच की बुक्स में, ये देखो ब्रांच के जो ट्रायल था, जो एचओ का बैलेंस है वो 210 से कितना हो जाएगा? 225, और एक अलग से आइटम आप शो कर दोगे गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से 15,000। इसको बोलते हैं क्या? रिकंसिलेशन करना। तो यानी कि सबसे पहला प्रथम स्टेप आपका क्या है? आपको एचओ और ब्रांच के बैलेंसेस को मैच करना है। अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो एडजस्टमेंट्स आपको देखनी पड़ेंगी कि कहीं कुछ रिकंसिलेशन तो नहीं है। जहां पर डिफरेंस आ रहा है वहां पर रिकंसिलेशन की एंट्री डलेगी। ये जरूरी नहीं है ब्रांच में डिफरेंस हो, एचओ में भी डिफरेंस हो सकता था। अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? रिकंसिलेशन की एंट्री डालोगे। सिर्फ इतनी बात अभी आपको समझनी है, ठीक है? बाकी जो मैंने आपको बताया प्रोसेस वो तो चलेगा ही चलेगा कि सर जब आपने रिकंसिलेशन कर ली उसके बाद ये रिवाइज ट्रायल आपका बन गया। रिवाइज ट्रायल बनाना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रिवाइज ट्रायल आपका बन गया। उसके बाद आप ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, एचओ के फाइनल अकाउंट्स, एचओ का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाओगे, और कौन सा बैलेंस शीट बनाओगे। इतनी बातों के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा, वो क्वेश्चन लिखते हैं। इतनी बात देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो जी, एग्जाम्पल, फॉलोइंग आर ट्रायल बैलेंसेस। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। ये आपका हो गया ऊपर एचओ, और ये हो गया आपका ब्रांच। ठीक, क्या क्या दे रखा आपको? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एचओ में 5 लाख, ब्रांच में 2 लाख। डेटर्स एचओ में 1 लाख, ब्रांच में 50। ओपनिंग स्टॉक 70, 80। सेल्स
15 लाख, 7 लाख, गुड्स सेंड टू ब्रांच, एक मिनट इससे पहले लिखो परचेजेस, परचेजेस एचओ में 7, ब्रांच में नील। अच्छा ब्रांच की खुद की परचेज नहीं है, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एचओ में 4 लाख और गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच इसमें 4 लाख। अब वैसे आपको ना ये अलग से नहीं दे रखा होता, ऐसे गुड्स रिसीव्ड अलग से नहीं दे रखा होता, वो गुड्स सेंड टू ब्रांच देगा, एचओ में क्रेडिट दे देगा और ब्रांच में डेबिट दे देगा, तो एक ही बात है वो, ठीक। जनरली गुड सेंट ही वर्ड यूज होता है। अभी मैं आपको रिसीव वर्ड लिखवा रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे हम रिसीव वर्ड को खत्म कर देंगे, गुड सेंट यूज करेंगे। एक्सपेंसेस 150 और इसके कितने हैं 75। ब्रांच एंड एचओ, ब्रांच एचओ, ठीक। एचओ की बुक्स में ब्रांच का 120 डेबिट बैलेंस और ब्रांच की बुक्स में एचओ का क्रेडिट होना चाहिए 120 होना चाहिए, लेकिन है 1,05,000। ठीक। अदर एसेट्स अदर एसेट्स ये 460 है, एक मिनट में टोटल चेक कर लेता हूं, -5 माइनस 7 लाख माइनस 460 है, ठीक है। अदर एसेट्स 460, उसके नहीं है कुछ। एंड नेक्स्ट इज योर कैपिटल 2 लाख, ट्रायल बैलेंस का टोटल है आपका, एचओ का आ रहा है 21 लाख और ब्रांच का 8,05,000। ठीक, दिस इज योर टीबी, ये ट्रायल बैलेंस है। पहली एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक एचओ 150, ब्रांच 2 लाख, सेकेंड एचओ सेंट कैश worth rupees 10,000 not yet received by branch। ठीक है जी, एचओ सेंट कैश वर्थ रुपीज 10,000 नॉट येट रिसीव बाय ब्रांच। थर्ड, ब्रांच सेंट कैश रुपीज 5,000 नॉट येट रिसीव बाय एचओ। प्रिपेयर consolidated बैलेंस शीट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। करें जी, ध्यान से समझना क्वेश्चन। देखो सबसे पहला काम क्या है, आपको ये ट्रायल उठा लो, ये ट्रायल उठा लो, ये लो जी, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, फुल स्क्रीन आएगा। हाँ जी, ये ट्रायल आपने उठाया और आपने चेक किया कि सर इंटर बैलेंसेस को मैच करो, ये रहे इंटर बैलेंसेस आपके ब्रांच और एचओ।
एचओ की बुक्स में ब्रांच का 120 का डेबिट बैलेंस है। एचओ की बुक्स में ब्रांच का 120 का डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब हेड ऑफिस को ब्रांच से 120 लेने हैं, यानी कि मुझे आपसे 1,20,000 लेने हैं, ठीक। लेकिन ब्रांच की बुक्स में एचओ का 105 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि ब्रांच कह रही है कि मुझे तो एचओ को 1,05,000 देने हैं, और मैं कह रहा हूं कि मुझे आपसे एक 20 लेने हैं, और आप कह रहे हो कि आपको मुझे 1,05,000 देने हैं। क्या ये चीज मैच हो रही है? क्या ये चीज मैच हो रही है? मैच ही नहीं हो रही, यानी कि कुछ ना कुछ एंट्रीज मिसिंग है, कुछ ना कुछ एंट्रीज मिसिंग है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको देखना है कि ये इंटर बैलेंसेस मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक। तो आपको पता लगा सर इंटर बैलेंसेस टैली नहीं हो रहे हैं, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आप एडजस्टमेंट में ढूंढोगे कि सर 15,000 की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। चेक करते हैं, ये देखो, एक तो ये 10,000 की एडजस्टमेंट रही, एक ये 5,000 की, ये 15,000 की एडजस्टमेंट हमें मिल गई। अब ये एडजस्टमेंट क्या है, इसका क्या इफेक्ट होना है, इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, वर्किंग नोट 1, रिकंसिलिएशन करना है आपको, ठीक। पढ़ो, पहली एडजस्टमेंट क्या है, वो कहता है सर एचओ सेंट कैश वर्थ ₹10,000 नॉट येट रिसीव बाय ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 10,000 रुपए का कैश भेजा जो कि ब्रांच के पास नहीं पहुंचा। हेड ऑफिस ने क्या करा, ब्रांच को 10,000 रुपए का कैश भेज दिया जो कि ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ। मुझे बताओ कहां पर गड़बड़ी है, कहां पर गड़बड़ी है? सर एचओ तो रिकॉर्ड कर चुका, एचओ ने कैश भेज दिया, तो एचओ तो एंट्री डाल चुका ब्रांच टू कैश, लेकिन ये जो कैश है वो ब्रांच के पास नहीं पहुंचा, रास्ते में है। ये कैश क्या है, रास्ते में है, तो ब्रांच के पास डिफरेंस आ रहा है, तो ब्रांच इसकी एंट्री क्या डालेगा, ब्रांच के पास डिफरेंस आ रहा है, तो ब्रांच की बुक्स में एक एंट्री पड़ेगी, कैश इन ट्रांजिट टू एचओ 10,000, कैश इन ट्रांजिट टू एचओ 10,000 ब्रांच की बुक्स में। अब हुआ क्या, अब इस वजह से जो 1,05,000 का बैलेंस था वो 1,15 पर पहुंच गया, याद है ना, 1,05,000 का क्रेडिट बैलेंस था, ये एंट्री डालने की वजह से क्या हुआ, 10,000 और क्रेडिट इंक्रीज हो गया, तो 1,05,000 का बैलेंस 1,15 पे पहुंच गया। अभी भी मैच नहीं कर रहे, एक भी सुधर आ रहा था, 1,15 आ गया, 5,000 का डिफरेंस अभी भी है, तो अगली एंट्री है 5,000 की, अगली एंट्री है 5,000 की। अगली एंट्री क्या है, ब्रांच सेंट कैश 5,000 नॉट येट रिसीव बाय एचओ, ब्रांच ने 5,000 रुपए का कैश एचओ को भेज दिया था जो कि एचओ के पास नहीं पहुंचा। अब डिफरेंस कहां पर है, अब डिफरेंस है सर एचओ की बुक्स में, एचओ की बुक्स में। तो एचओ इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेगा, एचओ एंट्री को रिकॉर्ड करेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच 5,000, क्योंकि सर ब्रांच तो भेज चुका ना कैश, एचओ के पास नहीं पहुंचा, तो एचओ ही तो एंट्री डालेगा, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। अब देखो इससे क्या हुआ, 1,20 और 1,15 की फिगर थी, अब देखो ब्रांच तो फिक्स हो गया, ब्रांच का बैलेंस ठीक है 1,15, अब एचओ क्या करेगा, ब्रांच को 5,000 रुपए से क्रेडिट कर रहा है, मतलब उसे कम कर देगा 5,000 से, तो अब 1,15 1,15 दोनों क्या हो गए, टैली हो गए। जरूरी नहीं है कि सर 1,20 अगर एचओ का आ रहा है तो वो हमेशा ही ठीक होगा, एचओ में भी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है जी। थोड़ा सा देखो माइंड जरूर लगेगा लेकिन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें दोनों के इंटर बैलेंसेस को टैली करना है आपस में, कि बैलेंसेस सेम होने चाहिए और ऑपोजिट साइड पे होने चाहिए, ठीक है जी। यहां पर सेम नहीं थे तो 15,000 का डिफरेंस है, तो 15,000 की मैंने रिकंसिलिएशन एंट्री डाल दी। रिकंसिलिएशन एंट्री कहां पर डलेगी, जहां पर डिफरेंस आ रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जहां पर एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, जहां पर एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है वहीं पर तो रिको की एंट्री डालोगे, ये कैश इन ट्रांजिट की एंट्री डलेगी, गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकते थे, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, अब क्या करोगे स्टेप नंबर 2 में, आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे किसके, ब्रांच के, पहले फाइनल अकाउंट्स बना लो किसके, ब्रांच के। रिकंसिलिएशन के इफेक्ट के बाद, ध्यान रखना, रिकंसिलिएशन के इफेक्ट के बाद ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ऑफ ब्रांच, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ऑफ ब्रांच,
डालो। अब ऊपर से आप ट्रायल उठा लो और ट्रायल से देख देख के फिगर डाल दो। क्या हो रहा है? लो भाई, मैं यहां से देख लेता हूं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। चलो ऊपर से देख लेते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, ब्रांच का बनाना है। देखो, फिक्स असेट ये बैलेंस शीट का आइटम है, डेटर बैलेंस शीट का आइटम है। ओपनिंग स्टॉक आएगा 80,000 का, तो ओपनिंग स्टॉक डाल दो 80,000 का। टू ओपनिंग स्टॉक 80 का। ओपनिंग स्टॉक के बाद हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक के बाद अगली आइटम है आपकी सेल्स। सेल्स आ जाएगी 7 लाख की, तो 7 लाख की सेल्स डालो बाय सेल्स 7। सेल्स के बाद ब्रांच 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 गुड्स रिसीव बाय ब्रांच, तो गुड्स रिसीव बाय ब्रांच क्या करेगा, वो इसे डेबिट करेगा। तो गुड्स रिसीव्ड कितना, गुड्स रिसीव 4 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस ये पीएल में डाल देंगे, और ब्रांच ये बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। जीपी निकाल दो। अच्छा, एक क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा था आपको, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट में दे रखा आपको, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। 2 जीपी, जीपी कितना आ रहा है, 9 माइनस 480, 9 लाख माइनस 480, 420 का जीपी बाय जीपी। टू एक्सपेंसेस कितने खर्चे थे, एक्सपेंस थे हमारे, एक्सपेंस 75। टू नेट प्रॉफिट 345। ठीक है जी, ये क्या करा आपने, ये ट्रेडी पीएल बनाया आपने ब्रांच का। अब ब्रांच की बैलेंस शीट, ब्रांच बैलेंस शीट, ब्रांच बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, फिक्स एसेट्स 2 लाख, और डेटर्स 50, एक क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 2 लाख, और ये डाल दिया हमने, ये भी हो गया। हाँ, इंटर बैलेंस, इंटर बैलेंस में यहां पर एचओ का बैलेंस आएगा। अब देखो एचओ का बैलेंस एज पर ट्रायल तो 1,05,000 है, प्लस हमने देखो रिको की एंट्री डाली थी, कितने की रिको की एंट्री डाली थी, ये देखो 10,000 की, तो 10,000 रुपए और ऐड हो जाएगा इसमें, 10,000 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो कितना बैलेंस बन जाएगा, ये 1,15,000। और इसी की वजह से हमारे पास एक कैश इन ट्रांजिट आ गया था, कितने का, 10,000 का। ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट टैली करेगी आपकी। एक प्रॉफिट था, पीएनएल अकाउंट था कितना, 345। ठीक, ये पीएनएल अकाउंट डाल दिया मैंने यहाँ पर। देखो बैलेंस शीट टैली करेगी आपकी, 345 प्लस 115, 460 माइनस 2 माइनस 50 माइनस 2 माइनस 10। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट टैली होगी, ब्रांच बैलेंस शीट बन गई। यस सर। अगला स्टेप, अब आपको बनाना है वर्किंग नोट नंबर 3 में ट्रेडिंग पीएनएल ऑफ हेड ऑफिस। एचओ का ट्रेडिंग पीएनएल बना लो, जैसे ब्रांच का बनाया वैसे एचओ का भी बना लो। टू
ओपनिंग स्टॉक। अब क्या करोगे, अब सिर्फ एचओ पे नजर जानी चाहिए, ब्रांच पे नजर नहीं जाएगी, एचओ पे जाएगी। ओपनिंग स्टॉक 70 और सेल्स 15 लाख बाय सेल्स 15 लाख और परचेज 7 लाख, टू परचेजेस 7 लाख। इसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच 4 लाख बाय गुड्स सेंट, फोर लाख। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज एचओ का 150। ठीक है जी। और जीपी निकाल लो, 2 जीपी प्लस माइनस 1280 का जीपी बाय जीपी 1280 टू एक्सपेंस कितने हैं 150 1130 टू नेट प्रॉफिट 1130। ठीक है जी। अब मुझे एचओ की बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना मेन पार्ट करूंगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्योंकि सर एचओ की कोई अलग बैलेंस शीट नहीं बनेगी, वो सीधा क्या कहलाएगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसमें ब्रांच भी ऐड कर दूंगा मैं। देखो जी कैसे, पहले आप एचओ की ही बना लो, पहले आप एचओ की ही बैलेंस शीट बना लो। ट्रायल आपके पास है, एचओ की ही बैलेंस शीट बना लो। फिक्स असेट 5 लाख, फिक्स्ड एसेट 5 लाख। एक काम करते हैं, इसको ना इनर में लिखते हैं अभी। फिक्स एसेट 5 लाख, ठीक है। एक एक लाइन छोड़ते रहना। फिक्स एसेट के बाद लिखो आप डेटर्स 1 लाख, डेटर्स 1 लाख, डेटर्स हो गए। और एक स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 150, स्टॉक 150। और कुछ था यहां पर, इसमें तो होगी आइटम। स्टॉक भी ले लिया हमने, परचेज ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ब्रांच एचओ, ठीक है। एक अदर एसेट्स 460 के, अदर एसेट्स 460, मैंने अदर एसेट इसलिए नहीं सीधा बाहर लिख दिया क्योंकि अदर एसेट ब्रांच के नहीं है, तो वो सीधा मैंने बाहर लिख दिया। ठीक। और कैश इन ट्रांजिट, ठीक, कैश इन ट्रांजिट कितना था, कैश इन ट्रांजिट उसने एक एंट्री रिकॉर्ड करी थी ना, एचओ ने एक एंट्री रिकॉर्ड करी थी कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, तो 5000 का कैश इन ट्रांजिट। और एक डाल दो ब्रांच का बैलेंस, ब्रांच का बैलेंस कितना सर ब्रांच का बैलेंस था आपका 120, इसमें से 5000 माइनस कर दिए थे हमने, तो कितना हो गया 1,15,000। ये ब्रांच का बैलेंस हो गया, ये ब्रांच का बैलेंस हो गया। ओके। कैपिटल, कैपिटल उसकी कितनी कैपिटल थी, कैपिटल लगाई थी उसने 2 लाख की, और प्रॉफिट कितना निकाला था उसका 1130, 2 लाख की कैपिटल और पीएनएल इज 1130। देखो ये सारी चीजें क्या है, ये सर ये सारी चीजें आपकी एचओ बैलेंस शीट है, ये सारी चीजें क्या है आपकी एचओ की बैलेंस शीट है। अगर आप चेक करोगे तो ये एचओ की बैलेंस शीट आपकी टैली करेगी। इफ यू विल चेक तो ये एचओ की बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाएगी आपस में। चेक करके देखें, देखो क्या इतनी बैलेंस शीट मैच हो रही है मेरी, ये एचओ की बैलेंस शीट है पूरी पूरी, 2 लाख प्लस
1130 माइनस 115, ठीक है। ये बैलेंस शीट टैली हो रही है, क्यों? क्योंकि सर ये एचओ की बैलेंस शीट है। अब क्या करना है आपको? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको जो ऊपर आपने ब्रांच की बैलेंस शीट बनाई है, दिस बैलेंस शीट, नाउ यू हैव टू मर्ज। कुछ नहीं करना सर, इस बैलेंस शीट को इसके साथ मर्ज कर देना है। एक एक आइटम उठाओ, उसमें ऐड करना शुरू कर दो। देखो, एचओ 115, एचओ 115 डेबिट, एचओ 115 डेबिट, तो मैं यहां पर लिख दूं कि सर एचओ 115 डेबिट, ठीक। उसके बाद पीएनएल अकाउंट 345, पीएनएल अकाउंट में पीएनएल जोड़ो 345, 1130, तो टोटल पीएल इज 1475। उसके बाद फिक्स एसेट में फिक्स एसेट जोड़ो 2 लाख के, प्लस ब्रांच के एफए 2 लाख, टोटल फिक्स एसेट 7 लाख। डेटर्स में डेटर्स जोड़ दो 50,000 के, प्लस ब्रांच 150। स्टॉक में स्टॉक जोड़ दो 2 लाख। कैश इन ट्रांजिट में तो ब्रांच के पास भी कैश इन ट्रांजिट था, कितना? 10,000, 10 जोड़ दिया 15,000, ठीक है जी। ये मैंने क्या करा, ये मैंने पूरी बैलेंस शीट उठाई और एचओ के साथ ऐड कर दी, मर्ज कर दी, ठीक। अब आपको नहीं लगता कि सर एक गड़बड़ी है इसमें, इसमें गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ी है सर? एक चीज बताओ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एचओ का बैलेंस आ रहा है 115 और ब्रांच का भी आ रहा है 115, क्या ये दिखाने की जरूरत है? क्या ये दिखाने की जरूरत है? ये तो आपस में कट गए, ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए भाई। मेरी बैलेंस शीट बनी कंसोलिडेटेड, मैंने अपनी बैलेंस शीट में अपना ही डेबिट बैलेंस दिखा दिया 115 और आपका दिखा दिया क्रेडिट बैलेंस 115, ये तो कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल हो गए। जब आप मेरे साथ जुड़ ही गए तो हमारा आपस में लेन देन तो जीरो ही हो गया। जब आप और मैं मिलके एक एंटिटी बन गए तो आपका और मेरा लेन देन तो जीरो हो गया, कॉन्ट्रा आइटम है, खत्म हो गई। तो हमें इंटर बैलेंसेस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाने होते हैं, ठीक। अब बैलेंस शीट को टैली करो, तो मैं इसको लिखा था मैंने ताकि आपको समझा दूं, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टैली कर लो, आपकी डेफिनेटली मैच करेगी। 1675 आ रहा है टोटल, माइनस 15, ठीक है जी, 1675, ठीक है जी। तो ये आपको काम करना होता है वाइल इनकॉर्पोरेटिंग इंडिपेंडेंट ब्रांचेस विद एचओ, ठीक। ये तो एक बहुत छोटी सी चीज थी, अब इसमें कई सारी एडजस्टमेंट होगी, कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे इसमें। कुछ कुछ बात समझ में आई? कुछ कुछ बात समझ में आई? तो क्या करा मैंने, सबसे पहला काम, मैंने एचओ और ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को उठाया, इंटर बैलेंसेस को मैच किया, वो आपके मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट में पढ़ लो, कहीं ना कहीं कोई एंट्री मिसिंग होगी, जहां पर एंट्री मिसिंग है वहां पर उसकी एंट्री डाल दो। ऐसा करने के बाद फिर आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ब्रांच के पूरे फाइनल अकाउंट्स तैयार करोगे। स्टेप नंबर 3 में एचओ का ट्रेडिंग पीएल तैयार करोगे। फिर आप क्या करोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, पहले एचओ की फिगर डाल देना, फिर ब्रांच वाली चीज को पूरी मर्ज कर देना, आपसी बैलेंसेस को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, ठीक। क्लियर है? ओके। कई बार वो आपसे पूछता है कि पास द नेसेसरी इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज, तो इनकॉर्पोरेशन अगर एंट्रीज वो आपसे पूछ रहा है तो बुक्स ऑफ एचओ में
इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज क्या डालोगे सर? इनकॉर्पोरेशन एंट्री मतलब एचओ ने ब्रांच को टेक ओवर किया तो एंट्री क्या डालेगी? देखो एचओ ने ब्रांच के फिक्स एसेट्स को टेक ओवर किया, डेबिट। डेटर्स को टेक ओवर किया, डेबिट। और क्या क्या टेक ओवर किया था? कैश इन ट्रांजिट को टेक ओवर किया, डेबिट। स्टॉक को टेक ओवर किया, डेबिट, टू ब्रांच। कितना? फिक्स एसेट्स 2 लाख, 50,000 की डेटर्स, 10,000 का कैश इन ट्रांजिट और 2 लाख का स्टॉक। तो कितना हो जाएगा? 2 4 460। सेकंड, ब्रांच के प्रॉफिट को टेक ओवर किया, ब्रांच डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 3,45,000। ये एचओ की बुक्स में एंट्री डलेगी आपकी, ठीक। अगर यही एंट्री वो मांगता ब्रांच की बुक्स में, बुक्स ऑफ ब्रांच, तो उसके पास से जा रहा है, उसके पास से जा रहा है, वो जा रहा है तो जाने की एंट्री करो। उल्टी एंट्री डालनी है और कुछ नहीं करना, जाने की एंट्री डाल दो। पहली एंट्री एचओ डेबिट, फिक्स एसेट जा रहा है, डेटर्स जा रहे हैं, स्टॉक जा रहा है, कैश इन ट्रांजिट भी जा रहा है। कितना कितना अमाउंट जा रहा है? फिक्स एसेट्स का 2 लाख, डेटर्स का 50,000, स्टॉक 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 का 2 लाख, सीआईटी का 10,000, 460। अब पीएल भी जा रहा है, पीएल जा रहा है तो क्या एंट्री डलेगी? पीएल डेबिट टू एचओ 345। ठीक है जी। तो कई बार वो आपसे ये भी पूछ लेता है, कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा कि क्या नाम है अपना, एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाओ, ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट बनाओ, तो एंट्री डालोगे तो अकाउंट भी बन ही जाएगा। कर लोगे? कर लोगे? बिल्कुल सर, हम कर लेंगे, माहिर हम इन चीजों में। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन मुझे और करना है लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे उसको। आज के लिए इतना ही देखते हैं, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के आना। अभी देखो जो इनकॉर्पोरेशन वाले कॉन्सेप्ट्स थे ये हमारे खत्म नहीं, अभी तो चलेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से चीजें बताई हैं और पहला स्टेप समझाया है। मेन जो आपका दम है पहले स्टेप में ही है, इनकॉर्पोरेशन में ही है और रिकंसिलिएशन में ही है। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ये स्टॉक वगैरह की कैलकुलेशन हम सीखेंगे, फिर एचओ की बुक्स में भी सीखेंगे। ये एंट्री हमने देख ली है, इसमें कुछ है नहीं। ये जो नोट लिखवा रखे हैं, ये नोट एक एक हम नोट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो भाई, तो हम फिर एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, कोई होमवर्क वगैरह नहीं है, बस इतना सा होमवर्क है कि आपको ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है जी, ठीक है, चलो ओके, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।